दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा आज संपन्न हो गई। पटना में एक बड़ा रोड शो हुआ और उस रोड शो में राहुल गांधी ने जिस तरह से एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब की बात की, उसके बाद की परिस्थितियों पर यदि आप नजर डालें तो दिल्ली की सत्ता थरथराती हुई नजर आ रही है। सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है और सबके मन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर राहुल गांधी कौन सा खुलासा करने जा रहे हैं। कई राज्यों के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन एक सीट का, एक लोकसभा की एक विधानसभा सीट का जो आंकड़ा राहुल गांधी ने रखा, उसने जिस तरह से पूरे सिस्टम को हिलाया, चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था को, संवैधानिक संस्था के अस्तित्व और उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उस विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। और जिस प्रकार से बिहार में उस वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन मिला है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, उसके बाद तो ये साफ हो चला है कि जनता का भरोसा सिर्फ मोदी पर ही नहीं डिगा है, मोदी के सिस्टम पर डिगा है। और उस सिस्टम पर भी डिगा है जो प्रत्यक्ष तौर पर मोदी के अधीन काम तो नहीं करता, संविधान के अधीन काम करता है, लेकिन उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो संस्था मोदी शाह के अधीन काम करती है। उस संस्था को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ रही है, अपना ज्ञान भी बघाड़ना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करनी पड़ रही है। लेकिन जितना जवाब वो संस्था दे रही है, 2-2 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही है, लोगों के बीच संदेह का दायरा उतना ही बढ़ता जा रहा है कि आखिर ये चुनाव संपन्न कैसे हो रहे हैं। महादेवपुरा की बात राहुल गांधी ने की थी, उसके पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ये एटम बॉम्ब है जो जल्दी ही सामने आएगा। आज पटना में रोड शो के दरमियान राहुल गांधी ने जो बात कही, उसमें एक बात तो साफ थी और साफ साफ उन्होंने कहा भी, बिना लाग लपेट के कहा कि एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक कौन होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। अब जो खुलासा होगा वो हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। स्वाभाविक है कि सत्ता से लेकर सिस्टम तक हिला हुआ है। आखिर इस देश में लोकतंत्र के महापर्व पर यदि शक हो जाए, संदेह हो जाए, जनादेश की चोरी के आरोप लगने लगे, तो फिर क्या फायदा है लोकतंत्र का ढोंग करने का? अब सवाल लोकतंत्र के ढोंग का नहीं, अब सवाल कई दूसरे भी सामने आ रहे हैं। नितिन गडकरी का एक बयान आपने सुना होगा, हाल ही का बयान है, आज या कल का। उस बयान में नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मूर्ख बना सकता है वो सबसे सफल राजनेता है। आखिर वो इशारा किधर कर रहे हैं? और क्या वाकई सत्ता और नेता के साथ सिस्टम भी लोगों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है? संवैधानिक संस्थाएं भी लोगों को मूर्ख बनाने की तरफ देख रही है और उसी एजेंडे का हिस्सा बन रही है। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे परत दर परत सामने आना है। और आज की तारीख में चाहे जितनी बड़ी गोदीगिरी मीडिया में हो जाए, गोदी मीडिया खड़ी हो जाए, गोदी सेठ खड़े हो जाए, गोदी सेठ टीवी चैनलों को खरीद ले, लेकिन जो दौर है उस दौर में सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता। सूचना जनता तक पहुंची जाती है। राहुल गांधी ने भी जो खुलासा किया, गोदी मीडिया ने चाहे जितना दबाने की कोशिश की, लोगों तक वो बात पहुंच गई। और जब बात पहुंच गई कि कैसे कर्नाटक की एक लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक विधानसभा सीट के नतीजे ने पूरे लोकसभा सीट का नतीजा बदल दिया, उसके बाद तो लोगों के मन में शक होना स्वाभाविक है। एक एक वोटर 4 जगह रजिस्टर्ड है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो चारों जगह वोट डाल रहा है और जिस प्रकार से डिफेंसिव मोड में आयोग दिख रहा है, उसके बाद एसआईआर कराए या एफआईआर कराए। एसआईआर और एफआईआर दोनों साथ साथ चल रहा है। अब इशार शर्मा जैसे पत्रकारों पर भी कई एफआईआर हुए, सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो एक सांसद की हैसियत से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के समकक्ष सदन में बैठने वाले विपक्ष के नेता की हैसियत से भी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के चेहरे की हैसियत से भी कह रहे हैं। और आज तो पवन खेड़ा ने भी कह दिया, पटना में कह दिया, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि 4-5 महीने में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं, कुछ महीनों में इस्तीफा देने वाले हैं, यह बात उन्होंने कही। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिलाने वाला हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं? जब से हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी ने कही है, तब से कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि महादेवपुरा के बाद क्या अगला नंबर महाराष्ट्र की किसी सीट का है, लोकसभा का या विधानसभा का? क्या कोई नंबर उससे जुड़ा हुआ हरियाणा की किसी विधानसभा सीट का है?
या किसी दूसरे राज्य की चुनावी सीट का है, मसलन दिल्ली की लोकसभा या विधानसभा सीट का है, जहां कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी का मुकाबला भी हुआ, नतीजा लोगों ने देखा कि किस प्रकार आया। वैसे अब जिस प्रकार के हालात हैं, उन नतीजों पर लोगों को वैसे ही शक हो रहा है जिस तरह से कभी ऑस्ट्रेलियन अंपायर डेरल हेयर के द्वारा एलबीडब्ल्यू की अपील को स्वीकार किए जाने के बाद लोगों में शक होता था। लगता था कि ऑस्ट्रेलियन टीम 11 नहीं 13 खिलाड़ियों के साथ मैदान में खेलती है जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच होते हैं। क्या वही मौजूदा दौर में हो रहा है कि सत्ता के ऊपर से सिस्टम में कोई त्रिमूर्ति हावी है और वो त्रिमूर्ति कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बैटिंग करने के लिए अंपायरिंग छोड़कर मैदान में उतर गई है? राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं कि उससे खतरनाक कुछ नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, यदि उस पर हम यकीन करें, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि यही होने वाला है, लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि राहुल गांधी की तैयारी आखिर है कहां की, तो राहुल गांधी की तैयारी वाराणसी लोकसभा सीट के बारे में बताई जा रही है कि अब जो खुलासा राहुल गांधी करेंगे, ना तो हरियाणा, ना ही महाराष्ट्र, ना ही दिल्ली, अब जो खुलासा राहुल गांधी करेंगे महादेवपुरा विधानसभा सीट के लोकसभा के चुनाव के नतीजे की जो खुलासा उन्होंने किया, उसके बाद अब जो राहुल गांधी पिटारा लेकर आने वाले हैं, वोटर लिस्ट का बंडल लेकर आने वाले हैं, खेल लोगों को बताने वाले हैं कि क्या हो रहा है, उसमें बनारस लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले बनारस में जो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अजय राय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। अजय राय बनाम नरेंद्र मोदी मुकाबला हुआ था और उस चुनाव में 12:30-1 बजे तक मुझे भी याद आता है कि तमाम चैनलों पे चल रहा था कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ट्रेल कर रहे हैं और अजय राय लीड कर रहे हैं। लेकिन अचानक शाम 5 बजते बजते देखा गया कि अजय राय 1.5 लाख मतों से चुनाव हार गए हैं। अजय राय का मानना है कि हार नहीं गए बल्कि हरा दिए गए। बकायदा उन्होंने बनारस में कभी डीएम रहे, जो बाद में कमिश्नर बने, कौशल राज शर्मा, उनका नाम लेकर अजय राय ने आरोप लगाया कि बनारस का चुनाव उन्होंने मैनिपुलेट किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अजय राय ने प्रेस के सामने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अचानक उन्होंने काउंटिंग को मैनिपुलेट किया और उसके बाद विजेता घोषित करा दिया नरेंद्र मोदी को, जिसका इनाम मिला कि दिल्ली में उन्हें मलाईदार पोस्टिंग दी गई है उस चुनाव के बाद। तो ये आरोप अजय राय ने लगाए थे। अब जो खबरें सामने आ रही है, अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि अब बनारस लोकसभा सीट पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन भी महादेवपुरा की तरह सवालों के घेरे में आ जाएगा। राहुल गांधी बहुत जल्द ये खुलासा करने वाले हैं। याद रखिए, राहुल गांधी को और किसी मामले में कोई कुछ भी कह दे, इस बात को मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी सीट सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्शन, चुनावी नैरेटिव बनाने में कई बार फेल हो जाते हैं। मैं मानता हूं इस बात को। कई चुनाव में मैंने देखा कि एन मौके पर कांग्रेस पार्टी बड़ी से बड़ी गलतियां कर जाती है। लेकिन राहुल गांधी के कमिटमेंट की बात यदि की जाए, कन्विक्शन की बात यदि की जाए, तो राहुल गांधी आम राजनेताओं की तरह अपनी कही बात से पलटते नहीं। राहुल गांधी सीधे सीधे, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो, जो कह दिया, सबूत आ गए, प्रेस में बाइट दे दी, बयान दे दिया और उसके कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने खुलासा भी कर दिया। यह राहुल गांधी की आदत रही है कि एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। वो सलमान खान वाली जो मूवी है वांटेड, उसका डायलॉग मैंने आपको बताया कि एक बार जब कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। यह खासियत राहुल गांधी की रही है। कई मामले में आप देख सकते हैं, जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का मामला था। यह राहुल गांधी की देन है कि किसी का राशन कार्ड यदि यूपी और बिहार में है तो उसे केरल या महाराष्ट्र या देश के किसी भी हिस्से में राशन उस पर मिल सकता है। चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, भट्टा परसौल गांव तक वो चले गए थे जब यूपी में एक्सप्रेसवे बन रहा था, बाइक पर चढ़ के गए थे। लैंड एक्विजिशन बिल उसके बाद आया, तब जाकर अब किसानों को उचित दर पर उचित मुआवजा भी मिलना शुरू हो गया है। तो तमाम बातें राहुल गांधी की वो रही है कि जिन मुद्दों पर वो बोलते हैं फिर पीछे नहीं हटते, फायदा नुकसान नहीं देखते। और अब तो चूंकि वोट चोरी का ही आरोप लगा है
और वोट चोरी के आरोपों पर जनता का एक बड़ा हिस्सा एतबार भी कर रहा है, भरोसा भी कर रहा है, भीड़ भी जुट रही है। और मैंने खुद देखा अपने शहर में, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, आम जनता के बीच मैंने बिहार में ये देखा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जब मंच से गूंजता था, उसके पहले जमात के बीच से, लोगों के बीच से गूंजना शुरू हो जाता था। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लोगों की तरफ से दिखाई दे रहा है, एक स्वतः स्फूर्त लोगों में दिखाई दे रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे आरक्षण बचाने के मुद्दे पर 2015 का बिहार चुनाव हो गया, संविधान बचाने के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव हो गया 2024 का, और अब वोट अधिकार बचाने के मुद्दे पर बिहार चुनाव होने जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, और इन सब के बीच सत्ता और सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, सत्ता और सिस्टम के बीच घालमेल से खराब हुई क्रेडिबिलिटी यदि जनता के बीच आ रही है, तो ये सत्ता के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, लोकतंत्र के लिए तो कतई नहीं है। तो फिलहाल बनारस लोकसभा सीट पर लौटते हैं। बनारस लोकसभा सीट का चुनाव इस बार काफी टफ था। बनारस से प्रियंका गांधी को भी चुनाव में उतारने की बात हुई, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उतारा गया। बनारस की सीट का खुलासा यदि लोगों के बीच आता है और बिहार चुनाव के पहले आता है, स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं खुलासा तो बिहार चुनाव के पहले आएगा, और इस बात की भी पूरी गारंटी है कि आचार संहिता लगने के भी पहले आएगा। तो आचार संहिता लगने के पहले यदि बिहार चुनाव के बारे में कोई बड़ा खुलासा, बनारस के चुनाव के बारे में कोई बड़ा खुलासा आता है, और राहुल गांधी बनारस के ठीक पड़ोस में मौजूद बिहार में लोगों के दिलो दिमाग में जो अभी संदेह का वातावरण बना है, उस संदेह के वातावरण को और ज्यादा बढ़ाने में कामयाब हो गए, तो तय मानिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चुनावी संकट आने वाला है। क्रेडिबिलिटी का संकट तो खड़ा हो गया, क्रेडिबिलिटी से ऊपर मुद्दों के आधार पर संकट पहले से खड़ा है। आज ही मैं देख रहा था, किसी अखबार की कटिंग देख रहा था, और उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि गुजरात में तो देश की 4% आबादी रहती है। मैंने भी चेक किया, 142-45 करोड़ में तो गुजरात में 6 करोड़ लोग भी नहीं रहते, वहां 4% आबादी गुजरात में रहती है। लेकिन गुजरात के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, इस देश के बैंकिंग सिस्टम का 21% फंड वहां पर भेजा जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। तो क्या बिहार यूपी सिर्फ मजदूर सप्लाई करेंगे, इंजीनियर सप्लाई करेंगे, या सिर्फ सप्लायर बन के रह गए हैं? ये हालात बना दिया गया है। तो पहले से पलायन जिस राज्य में मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो, उद्योगीकरण का नहीं होना मुद्दा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का न के बराबर होना मुद्दा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस हो जिस राज्य में, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मुद्दे पर देश में सबसे निचली पायदान पर जो राज्य खड़ा हो, उस राज्य के अंदर अब वोटिंग के अधिकार पर भी सवाल खड़ा हो जाए, और उसका सबूत यदि राहुल गांधी, जो चर्चा है, मैं फिर कह रहा हूं, जो चर्चा है कि अगला सबूत बनारस से लाने जा रहे हैं, महादेवपुरा के बाद अब महादेव की नगरी का नंबर है, तो आने वाले वक्त में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां पैदा हो सकती है, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। याद कीजिए 2014 का वो दौर जब नरेंद्र मोदी ने बनारस से पर्चा भरा था, गुजरात की बड़ोदरा सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। आखिर चुनाव बनारस का क्यों किया गया था? बनारस का चुनाव दो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था। पहला, शिव की नगरी, भगवान शिव की नगरी, यानी हिंदुत्व का एक आवरण वहां से बनाया जा सकता है नरेंद्र मोदी के पक्ष में। और दूसरा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग बॉर्डर पर मौजूद सीट, जिससे पूरे के पूरे गंगा के मैदानी भागों में, खास करके यूपी का पूर्वांचल इलाका और बिहार, जहां मंडल पॉलिटिक्स बहुत तेज होती है, वहां पर एक स्थानीयता का बोध मंडल की चाशनी में लपेटकर मोदी को पिछड़ा बताकर मोदी खुद को नीची जाति का भी बताने लगे, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल मोदी करने लगे। तो इस तरह का माहौल बनाने के लिए लाया गया था बनारस, और उसमें कामयाबी मिली। लेकिन याद रखिए, शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ शहर माना जाने वाला बनारस सिस्टम और सत्ता को औकात में रखने की कुवत भी रखता है। तो क्या वाकई सिस्टम और सत्ता को हैसियत बताने वाली कुवत राहुल गांधी को हासिल हो गई है? महादेवपुरा के बाद यदि बनारस का खुलासा सामने आता है,
उसके बाद सत्ता की स्थिति क्या होगी। मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे कर रहे हैं इसी सितंबर में। आज 1 सितंबर है, 16 दिनों बाद वो 75 साल पूरे कर रहे हैं। 10 दिनों बाद मोहन भागवत 75 साल पूरे कर रहे हैं। महज 8 दिनों बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में बीजेपी आला कमान की मर्जी के उम्मीदवार को राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया, विपक्ष के लोगों ने भी वोट दिया तो भाजपा के अंदर से भी उन्हें वोट मिले। उसके बाद यह साफ हो चला कि अब आला कमान के पास कमान तो है, आला नहीं बचा है। बिना आला के कमान का मतलब नहीं है। तो आखिर सवाल यह है कि बीजेपी का आला कमान जो गुजरात लॉबी के हाथ में हुआ करता था, अब बीजेपी के अंदर क्या वही दृश्य देखने को मिल सकता है जो 2005-6 में दिख रहा था, जब उमा भारती पूरे पार्टी के नेतृत्व के सामने बगावती मुद्रा में सरेआम मीडिया के सामने दिखाई दे रही थी। इस शीर्ष नेतृत्व की अवहेलना कैसे की जाती है। लखनऊ अपनी चाल चल रहा है, मुंबई की सियासत अपनी चाल चल रही है, सहयोगी दल खफा हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अपनी भूमिका को नए सिरे से तय करने में लगे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ राबता कायम करने वाले जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो राहुल गांधी तक मैसेज दे रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं। सिस्टम के हिलने की जो प्रक्रिया महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी के साथ शुरू हुई, अब आगे कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जो जानकारी सामने आ रही है, सांसद पर नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री भी सांसद होते हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री का अपना संसदीय निर्वाचन यदि सवालों के घेरे में आ जाए तो इस देश के सिस्टम के अंदर जो हलचल मचती है वो ये देश तकरीबन 50 साल पहले देख चुका है। जी हां, 12 जून 1975 वो तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करने का फैसला किया था। उनके पोलिंग एजेंट यशपाल कपूर के ऊपर तमाम आरोप थे, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप था। लेकिन आरोप कितने सही थे कितने गलत थे, न्यायपालिका ने सही माना। जब न्यायपालिका ने उसे सही माना, लोगों के मन में जो संदेह चल रहा था उसे लेजिटिमेसी प्रदान की, क्योंकि उस वक्त सबूत लाने, वोटर लिस्ट के ऑनलाइन होने, सोशल मीडिया के होने, लाइव टेलीकास्ट होने जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो उस वक्त जो न्यायपालिका के आदेश का इंपैक्ट था, अब सोशल मीडिया के जमाने में यदि कोई अपनी तरफ से कथित सबूतों के साथ आता है तो उसका इंपैक्ट उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन एक सांसद के तौर पर सवालों के घेरे में आ जाना कई सारे ऐसे सवालों को जन्म देता है, जिसके बाद वो कहते हैं ना, सभी जानते हैं कि जब कप्तान का विकेट किसी भी क्रिकेट मैच में महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जब क्रिकेट देखते थे बचपन में तो कहा जाता था कि स्टीव वॉग का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, कप्तान का विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहां सचिन तेंदुलकर का विकेट इंपॉर्टेंट था, वो कप्तान हुआ करते थे। तो कप्तान का विकेट यदि राहुल गांधी ने गिरा दिया या गिराने की कोशिश कर दी, भारतीय जनता पार्टी के कप्तान जो मौजूदा दौर में देश के भी लोकतांत्रिक कप्तान बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उसके बाद टीम के चरमराते देर नहीं लगेगी। तो क्या सिस्टम जो चरमराया हुआ है, उस चरमराए हुए सिस्टम, गोदी बन चुके सिस्टम को या गोदी बनने का आरोप झेल रहे सिस्टम को यदि बचाने के लिए राहुल गांधी सामने आते हैं और वाकई उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा सबूत की बात कर रहे हैं, वो सामने आता है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। जल्द होगा खुलासा, तय मानिए। यह खुलासा बिहार चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले होगा। हो सकता है कि अगले 1 सप्ताह में आपके सामने खुलासा आ जाए। तो देखते जाइए कितना बड़ा खेल है और उसका इंतजार कीजिए। महादेवपुरा के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी हरियाणा की किसी सीट के लिए तो नहीं करेंगे। स्वाभाविक है कि हरियाणा किसी सीट का खुलासा लाएंगे तो लोगों में संदेह तो बढ़ेगा, लेकिन वो एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब तो हो नहीं सकता। महाराष्ट्र से कोई बहुत बड़ा खुलासा यदि जब तक सामने ना आ जाए कि पूरा का पूरा चुनाव ही रिग्ड हो गया, इस तरह के आरोप यदि सबूतों के रूप में राहुल गांधी अपनी तरफ से लेकर ना आ जाए, तो तब तक उसे हाइड्रोजन बॉम्ब तो हम मान नहीं सकते। इसके बाद मैंने कई सारे सूत्रों से अपने पड़ताल की, कांग्रेस के अंदर के लोगों से, तो सबका इशारा यही था, इंतजार कीजिए भोले बाबा की नगरी। तो भोले बाबा की नगरी से क्या वाकई राम तेरी गंगा मैली आपने फिल्मों में सुना होगा, फिल्म का नाम सुना होगा, क्या वाकई
गंगा किनारे बनारस के चुनाव को कथित तौर पर प्रभावित करने की कोशिशें की गई थी। देखते जाइए, चंद दिनों का इंतजार है, वो हाइड्रोजन बम आपके सामने आने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।